नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 22 नवंबर को यानी कि बुधवार को नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि ये बैठक सुबह 11:30 बजे बुलाई गई है और कहा जा रहा है, देखिए सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये बातें कही जा रही हैं कि नीतीश कुमार इस बैठक में सरकारी सेवकों को और पेंशनधारियों को बड़ी खुशखबरी दे सकते हैं। आपको बता दें कि सभी की निगाहें राज्यकर्मी के दर्जे के फैसले पर भी टिकी रहेंगी। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपको भी जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि 22 तारीख एक अहम दिन होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुला ली है। क्या कुछ लगता है किन मुद्दों पर चर्चा होगी और किन मुद्दों पर फैसला हो सकता है? ये कैबिनेट की बैठक तो महत्वपूर्ण होता ही है। जी जी। हर सप्ताह बैठक होती है मंगलवार को। इस बार 2 सप्ताह से बैठक नहीं हुई। बीच में आपको याद होगा कि दशहरा और दिवाली के कारण ये नहीं हुआ। अब छठ भी समाप्त हो गया और उसके तुरंत बाद ही 22 नवंबर को पहले से बैठक तय है। सबको सूचना जा चुकी है मंत्रियों को। और इस बैठक को लेकर कोई इसलिए इसको मैं अप्रत्याशित नहीं मानता हूं कि एक तो 4% डीए बढ़ना है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अक्टूबर में ही कैबिनेट से फैसला हो गया था कि कि उनका डीए बढ़ेगा 4%। तो अभी 42% डीए मिल रहा है। केंद्र कर्मियों को उसे 46 हो गया और राजकर्मियों का भी 46 हो जाएगा, 42 अभी मिल रहा है। इसलिए कि आप सभी जानते हैं कि राजकर्मियों को केंद्रीय कर्मियों के समरूप वेतन सुविधाएं भत्ता मिलता है। तो जब ये जुलाई से ड्यू है, वतूली हर जनवरी में और जुलाई में डीए पुनरीक्षित होता है। तो ये जुलाई से जो डीए दे है वो डीए मिलने वाला है। अभी नवंबर में फैसला होगा तो 4% डीए बढ़ेगा। मतलब उसके साथ जो कार्यरत कर्मचारी हैं और फिर जो पेंशन भोगी हैं कुल मिलाकर वो उनकी संख्या दोनों मिलाकर 5 लाख से अधिक कर्मचारी हैं। 5 लाख से तो हाँ, तो 5 लाख कर्मचारियों को ये डीए निश्चित होने जा रहा है। जो 42% मिल रहा है वो 46% हो जाएगा। और स्वाभाविक है कि नवंबर में जब 22 नवंबर को फैसला होगा तो दिसंबर का जो वेतन होगा, दिसंबर में जो वेतन मिलेगा तो ये डीए सब जो ड्यू है मतलब बढ़ के मिलेगा। हाँ, बढ़ के मिलेगा। जी। तो एक तो ये सचमुच में राजकर्मियों के लिए जो फैसला है महत्वपूर्ण है इस अर्थ में। तो डीए बढ़ेगा ही। हमको लगता है कि इस कैबिनेट में डीए बढ़ाने का फैसला होगा ही। हाँ, मतलब मुहर लग जाएगी इस पर। मुहर लग जाएगी जी। और फिर उसके बाद वित्त विभाग उससे आदेश जारी कर देगा और फिर वेतन जो बनेगा उसमें लोगों को मिलेगा। दिसंबर महीने में बढ़ा वेतन 46% डीए के आधार पर। दूसरी मांग जो आपको याद होगा कि बिहार में जो 3,68,000 नियोजित शिक्षक हैं उसकी नियमावली का प्रारूप प्रकाशित किया गया था और उसमें संबंधित लोग से आपत्ति मांगी गई थी, सुझाव मांगे गए थे। और उस सुझाव इस अर्थ में था कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनका पिछली बार 2020 में ही उनका 15% सबका वेतन वृद्धि हुई थी। और फिर उसके बाद तय हुआ था कि राज्यकर्मियों को जो डीए मिलता है, जो महंगाई मकान भत्ता मिलता है, जो मेडिकल भत्ता मिलता है, ये सब समरूप मिलेगा। तो वो सब तो मिल रहा है, लेकिन उनका सबसे बड़ा सवाल है कि नियोजित शिक्षकों के लिए जो प्रारूप प्रकाशित हुआ था और 1 लाख से अधिक आपत्तियाँ और सुझाव दिए गए हैं। उसमें जो मेरी जानकारी है और मैं भी देख भी रहा था कि विभिन्न शिक्षक संगठनों की ओर से कई उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप पर और सोशल मीडिया में खबरें आते रहती हैं कि क्या सलाह है। एक तो है कि वो लोग अभी सभी शिक्षक कहलाते हैं, नियोजित शिक्षक कहलाते हैं। उनकी नियमावली भी नियोजित शिक्षक से बनी हुई है। सरकार जो नई नियमावली लेकर आई है उसमें उन लोगों को विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे। तो उन लोगों का था कि नहीं, विशिष्ट शिक्षक हमें क्यों कहते हैं, हमें भी शिक्षक कहिए। तो एक तो ये था कि आप विशिष्ट शिक्षक हटा दीजिए, नियोजित शिक्षक रखिए और नियोजित शिक्षक में शिक्षक रखिए, वरीय शिक्षक रखिए, इस अर्थ में रखिए। तो अब तो सरकार को डिसीजन लेना है कि देखिए, एक अभी बीपीएससी से उत्तीर्ण शिक्षक हैं, वो भी अब शिक्षक नहीं कहलाते हैं। उनकी जो नियमावली बनी है वो सरकार सबको अध्यापक कहेगी। हाँ, उस नियुक्ति नियमावली में ही है कि जो बीपीएससी से पास होंगे उनका संवर्ग अध्यापक संवर्ग कहा जाएगा। और वो सभी अध्यापक संवर्ग होंगे, उनको राज्य सरकार के कर्मियों के बराबर उनकी सुविधाएं मिलेंगी। राजकर्मी का उनको दर्जा हो जाएगा।
अब एक मांग नियोजित शिक्षकों की पुरानी लड़ाई चल रही है। जब से बीपीएससी से परीक्षा लेकर ये बात उठी तो विरोध किया कि नहीं, हम तो बहुत दिन से काम कर रहे हैं, 10 12 15 साल से, तो हमें बिना परीक्षा लिए और हमको सरकारी बिना शर्त राज्य करने का दर्जा। बिना परीक्षा लिए, कोई परीक्षा नहीं लीजिए, तो ये तो सरकार मानने को नहीं रही। और अब ये मांग मेरी नज़र में तब न्यायोचित नहीं दिखता है कि एक और उसी स्कूल में आप अध्यापक बहाल कर रहे हैं, तो बीपीएससी से परीक्षा ले रहे हैं, तो जो कार्यरत शिक्षक हैं उनको बिना कोई परीक्षा लिए और उनको फिर आप सरकारी कर्मी का दर्जा देने लगी। इससे सरकार ने, जायज नहीं लग रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा भी कि एक मामूली परीक्षा लेंगे। ठीक है। आपसे ही मैंने बात की थी और कहा था कि मामूली परीक्षा क्या होती है, परीक्षा होती है। तो वो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड परीक्षा लेगा और उसकी अब रूपरेखा तैयार हो गई है। विभाग और शिक्षा विभाग और स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के बीच में सब बैठक परामर्श हो गया है। मुझे लगता है कि दिसंबर महीने में वो परीक्षा ली जाएगी, उसका डेट वगैरह तय होगा। और उसमें जैसे बीपीएससी में 3 बार परीक्षा देने का अवसर मिला है, उसे भी 3 बार परीक्षा मिलेगा। और वो लेडर रहेगा कि ये 3 बार जो परीक्षा नहीं पास करेंगे उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी, उनको हाँ वही सेवा समाप्त हो जाएगी। तो ये किसी के लिए बहुत हैरानी भरी बात है कि 10 बार 15 साल से जो काम कर रहा है, आप उसको कोई परीक्षा लीजिएगा और उसको फिर कहिएगा क्या योग है। ये भी आगे की लड़ाई है। ठीक है। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार 22 तारीख को जो कैबिनेट बुलाई गई है, कैबिनेट की बैठक होने वाली है, क्या लगता है आपको, क्योंकि आपका भी तजुर्बा ज्यादा है, क्या राज्यकर्मी के दर्जे पर मुहर लग जाएगी? देखिए, राज्यकर्मी का दर्जा पर मुहर क्या, जब नियोजित शिक्षक की जो भी नियमावली आई है, विशिष्ट शिक्षा नियमावली, उसमें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा ये उल्लेखित नहीं था। मुझे लगता है जैसे अध्यापक नियुक्ति नियमावली आई है, जो बीपीएससी से पास, उस नियुक्ति नियमावली में स्पष्ट लिखा हुआ है। ये मीन किया जा रहा है कि जब सरकार परीक्षा लेगी, और उनकी मांग भी यही है, बिल्कुल जी, तो राज्यकर्मी का दर्जा यूं ही नहीं मिल जाएगा। कैबिनेट से फैसला होगा, उन्हें परीक्षा देनी ही होगी। जब वो परीक्षा देंगे, उसमें पास होंगे, तभी उनको राज्यकर्मी, मतलब कि बीपीएससी से जो उत्तीर्ण अध्यापक हैं और जो सब ज्वाइन कर लिए हैं, लोगों ने कर लिया है, 21 नवंबर उनका लास्ट डेट है, और उसके बाद तो सब स्कूल में कार्यरत हो जाएंगे। तो ये जो नियोजित शिक्षक हैं, सरकार की अभी मंशा है और जो प्रारूप नियमावली लेकर आई है, तो यूँ ही उस फैसले से नहीं हो जाएंगे सरकारी कर्मी। उन्हें परीक्षा देनी होगी, परीक्षा पास होंगे, तब उनको सरकारी कर्मी का दर्जा मिल जाएगा, स्वतः हो जाएंगे। और इस संबंध में हमें लगता है कि जो नियमावली अभी आ रही है, कैबिनेट से अप्रूव होगी, उसमें लगता है कि कैबिनेट में इस बार वो नियमावली रखी वो नियमावली आएगी। सब कुछ तो आपत्ति सुझाव देने का हो तो विभाग भी, जो जानकारी मिल रही है कि विभाग ने उस प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया है और कैबिनेट की मुहर लगना बाकी है। वो कैबिनेट से मुहर लगने का मतलब एक स्पष्ट हो जाएगा। उसमें ये नहीं था कि सरकार द्वारा तय कोई एजेंसी परीक्षा लेगी, उस नियमावली में ये उल्लेख था। अब ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड परीक्षा लेगा और वो फिर उसमें वही अवसर होगा, और जो पास करेंगे तो नियोजित शिक्षक जो हैं उनको सरकारी कर्मी का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए वो शर्त मुझे लगता है कि निश्चित रूप से लागू ही रहेगी सर। तो देखिए, जैसा कि आपने कहा कि 2 सुझाव आए थे, ऐसे तो बहुत सारे सुझाव आए थे, लेकिन 2 प्रमुख सुझाव थे। एक और उसमें महत्वपूर्ण बात रह गई, वो ये रह गई कि अभी तक प्रारंभ से मैं कह रहा हूँ कि हैरानी भरी बात है कि जो 14 साल 15 साल से काम कर रहे हैं शिक्षक, नियोजित शिक्षक, आप उनको बीपीएससी की परीक्षा में बैठने की छूट दी। तो जो आज बहाल हुआ है बीपीएससी से, जो फ्रेशर है, आज जो पहले से जो नियोजित शिक्षक 28,000 इसमें बहाल हो गए हैं। आप तो उस नियमावली से तो सभी नए टीचर हो गए हैं, लेकिन उसमें एक नई व्यवस्था की है विभाग ने, वो ये कि जिस स्कूल में काम कर रहे थे अभी, वहाँ से वो विरमित हुए हैं, उनको रिजाइन नहीं किया है। अभी वो नियोजन इकाई उनकी थी, तो वहाँ से विरमित हुए हैं, और जो नया पदस्थापन है वहाँ, मुझे लगता है कि उसमें भी 5 से 10 हज़ार शिक्षक जो नियोजित शिक्षक सेलेक्ट हुए हैं वो ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं, जो मुझे फीडबैक मिला है। मैं तो दर्जन भर ऐसे जो सफल हुए हैं उनको मैं जानता हूँ। अभी मैं 3 दिन था अभी फतुहा, तो उसमें ऐसे कई शिक्षक और उनके अभिभावकों से भेंट हुई, और उन्होंने कहा कि देखिए, अब तो बीपीएससी की परीक्षा हमने पास की, मैं रोड साइड के स्कूल में मेरी पोस्टिंग थी, या मेरे वार्ड का किसी की लड़की थी, किसी का लड़का है, और हमको कर दिया है किसी को औरंगाबाद में, किसी को अररिया में, तो वहाँ मैं कहाँ जाऊँगा। और वो भी है कि कोई ग्रामीण क्षेत्र में किया है। और फिर जब सरकारी परीक्षा लेकर के अभी नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बना के या विशिष्ट हटा भी दे,
तो उस सबको जब फिर सरकारी कर्मी का दर्जा मिलने ही वाला है तो हम क्यों जहमत लें, फिर ये परेशानी मोल लेंगे कि अभी वहाँ जाएंगे देहात के स्कूल में। और एक अभी हुआ है कि जो नियोजित शिक्षक जो अभी इस नियावली से बहाल होंगे उनका थोड़े अब कोई बहुत होगा तो उसी ब्लॉक में उसी ज़िले में कहीं स्कूल में बदले जाएंगे, वो भी एक टेढ़ी खियोड़ होगी। देखिए 2020 से नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण की नियावली विचाराधीन है, प्रस्तावित है और अब होगा तब होगा, वो सब रुक गया है। और नियोजित शिक्षक आपको याद होगा जब बहाल हुए मुखिया द्वारा भी बहाल थे। अब लोग गाँव में बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिनकी शादी हो गई, अब उनको लगता है कि हम ससुराल के किसी अपने चले जाएं, सबको सूट नहीं करता है। तो उनकी ये मांग भी स्वाभाविक थी, सरकार इस पर विचार भी कर रही है, सरकार भी की समझ है कि उनकी मांग उचित है। तो अब नियोजित शिक्षकों का एक स्थानांतरण के लिए जो इसमें भी है कि 2 बार उनके सेवा काल में उनका स्थानांतरण का अवसर मिलेगा और ये सभी शिक्षकों का जिला कैडर होगा। तो फिर अब देखिए, लेकिन सब कुछ इस ढंग से मुझे लगता है कि विभाग भी होमवर्क कर में, अब देखिए अभी नियोजित शिक्षक फिर शिक्षक कहलाएंगे कि वो भी अध्यापक कहलाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि अच्छा जैसा कि हमने वहाँ पर शुरू में भी बातें की कि कई सुझाव आए थे, जो प्रमुख सुझाव हैं उस पर हम जानना चाहेंगे कि पहला तो ये था कि विशिष्ट मत बुलाइए हमें, और दूसरा जो प्रमुख सुझाव था कि वो था कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। आपको क्या लगता है कि दोनों सुझाव में से कौन सा सुझाव? नहीं देखिए, अभी तो मुझे दोनों ही इस सुझाव, सरकार कोई सुझाव कहाँ मान रही है, कोई सुझाव नहीं मानेगी सरकार। देखिए सारे नियोजित शिक्षक संघर्ष करते रहे, कब से आप याद कीजिए, 1 मई से शुरू किया था, जिलों में प्रदर्शन किया, पटना विधानसभा कर घेराव किया, तभी सरकार बीपीएससी की परीक्षा ली। ये देखिए, मैं आपसे ही बात मैंने की थी, कहा था कि देखिए शिक्षक संगठनों की दुकान चल रही है, शिक्षक संगठन ने तो दुकान चल रही है, सरकार तो अपनी जगह कायम रही, विरोध होता रहा, परीक्षा हो गई, रिजल्ट हो गया, 1.25 लाख लोग सेलेक्ट हो गए, 1 लाख लोग ने योगदान दिया, और अब जब फिर पोस्टिंग हुई है तो जो मैंने आपसे बताया कि संभव हो 5-10 हज़ार लोग नियोजित शिक्षक खास करके कुछ बाहर से भी आए हैं। हालांकि ये बात आई है कि जो राज्य के बाहर से आए हैं उनको शहर के समीप के कोई स्कूल में, शहरी स्कूल में पोस्टिंग हो रही है, लेकिन और सब तो पूरा एक सरकार की नीति ही थी कि जो बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षक हैं, अध्यापक, वो सबको ग्रामीण क्षेत्र में जहां शिक्षकों की सचमुच कमी थी, बेहद कमी थी, और ऐसे शिक्षक जो बीपीएससी से बहाल हो गए हैं, यदि उनका योगदान होगा और स्कूल में एक पढ़ाई की तस्वीर भी बदलेगी, मुझे लगता है सभी क्वालिटी। तो अब ये जो 2 सुझाव हैं जिस पर हम जिक्र कर रहे हैं, जिस पर सबसे ज्यादा आपत्ति आई थी, क्या लगता है इस कैबिनेट में कौन से सुझाव को? देखिए बिना शर्त तो जो मांग है वो पूरा होने से रही नहीं पूरी, मतलब कि आपको परीक्षा देनी पहली शर्त तो यही हो गई कि परीक्षा हो गई, बीपीएससी की भी परीक्षा हो गई, और सरकार ये नियमावली लेकर आई है कि हम बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से परीक्षा दें, जिसको मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि बिना शर्त कर दें, कहा मामूली परीक्षा दें। मामूली परीक्षा क्या होती है? किन्हीं का नाम, पिताजी का नाम, गाँव घर पूछा जाएगा, भी उनकी लिखित परीक्षा होगी, और उस परीक्षा में अकस्मात किसी से कभी कुछ पूछ दीजिए तो उसको ही पूछ दीजिए किसी से कि जिला कितना है, अनुमंडल कितना है, प्रखंड कितना है, तो बहुत सारे लोग इसमें गड़बड़ा जाएंगे, इसको तो ये मामूली परीक्षा कहेंगे आप। तो इसलिए परीक्षा होती है, और फिर जब नियमावली में स्पष्ट प्रावधान है तो ये मांग तो पूरी होने से रहेगी, परीक्षा देंगे तभी राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। ठीक है, तो मतलब कि पहला जो सुझाव था वो नहीं माना गया, परीक्षा तो देनी होगी। अच्छा, क्या लगता है दूसरा सुझाव जो है? सुझाव है विशिष्ट शिक्षक का। अभी तक तो मुझे लगता है विशिष्ट हटाकर फिर क्या करेंगे, एक अध्यापक कहलाएगा, एक शिक्षक कहलाएगा। बीपीएससी द्वारा पास जो है वो अध्यापक, उनकी नियमावली है, नियुक्ति नियमावली है, तो ये क्या होगा, शिक्षक कहलाएंगे ये। सच पूछिए, नियोजित शिक्षकों की एक पहचान के लिए कि नियोजित तो अब कोई रहेगा नहीं, अब सभी लोगों की नियुक्ति पदाधिकारी बीपीएससी परीक्षा लेगा आगे, और उसके बाद उनका अब तो ये सारे लोगों की अपॉइंटिंग अथॉरिटी अब जिला शिक्षा विभाग हो गया है। तो नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली से निजात पा रहे हैं, अब उनका कोई अपॉइंटिंग अथॉरिटी, कोई अब प्रखंड में मुखिया, प्रमुख, अब ये लोग तो रहा नहीं, उनके अधीन वो अब नहीं रह गए। अब अभी भी देखिए, जो लोग स्कूल से विरमित हुआ है नियोजित शिक्षक, उसको वहाँ के सचिव से भी दस्तखत कराना पड़ा है, हेडमास्टर से और सचिव से, और सचिव की खोज के लिए फिर जो विद्यालय का जो सचिव कौन था, तो इसलिए इससे उनको नियोजन इकाई, मतलब आप ये कह रहे हैं कि दोनों जो सुझाव आया है, आपको ऐसा नहीं लगता है? एक मुझे लगता है कि उसमें अभी सेवा निरंतरता, जो नियोजित शिक्षक पहले से कार्यरत हैं उनकी सेवा गणना होगी, तो स्वाभाविक जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं उनसे वो सीनियर स्कूल में होंगे,
और वो सीनियर स्कूल में होंगे। फिर अभी तो नियम ये है कि 2 साल के बाद जो 21 में विभाग ने 2021 में एक आदेश जारी किया था, उसमें था कि उनको 2 साल के बाद फिर वार्षिक वेतन वृद्धि हुआ करेगी। तो अब तो जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि होनी है। अभी तो 15% की बढ़ोतरी के बाद अब वार्षिक वेतन वृद्धि भी स्वाभाविक मांग है। राज्यकर्मी का दर्जा का मतलब होता है कि उनको पे मैट्रिक्स होती है, हर साल सेवा के बाद उनका पे बढ़ता है, वार्षिक वेतन वृद्धि होती है, और डीए और हाउस रेंट, मेडिकल तो सब राज्यकर्मी को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं लगता है आपको अरुण जी कि ये जो पहली प्रमुख मांग थी कि बिना शर्त हमें राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए, अगर कह दिया जाता है कि परीक्षा तो देनी होगी, अगर इस बात पर मुहर लग जाती है तो आपको नहीं लगता है कि अगर मगर मत लगाइए, मतलब आप एकदम कह रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि परीक्षा तो देनी होगी। अब बताइए, मुख्यमंत्री यदि ये बात कह चुके हैं कि परीक्षा होगी, तो परीक्षा होकर रहेगी, तो क्या कहीं नियोजित शिक्षक एक बार फिर से आंदोलन ना करने लगे, फिर से कोई हंगामा ना हो इसको लेकर? नियोजित शिक्षक अब बेचारे हो गए हैं शिक्षक संगठन नेताओं की दुकानदारी में। वो तो बहुत सारे शिक्षकों को अफसोस हो रहा है कि बीपीएससी की परीक्षा लोग भी बैठे होते, जिस ढंग से 60,000 से अधिक नियोजित शिक्षक परीक्षा में बैठे और 28,000 पास किए हैं, उनकी संख्या लाख में होती। इन सारे शिक्षकों को सच पूछिए अपने स्कूल में भी, और कई जिलों से तो एक तरह से कहिए कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा था कि आप लोगों ने गद्दारी की, परीक्षा नहीं देनी चाहिए थी, संघ का आह्वान था, नहीं बैठना था। तो ये खासकर 18 के बाद जो बहाल हुए थे, ऐसे अधिसंख्य लोगों ने परीक्षा दी और पास किए हैं। मतलब आपको लग रहा है कि नियोजित शिक्षकों को परीक्षा नहीं देने पर अफसोस हो रहा होगा? देखिए, सचमुच में उसमें मेधा की कमी थोड़ा है। आज उन्हीं लगभग 4 लाख जो मैंने आपसे कहा, 3,68,000 नियोजित शिक्षक के भरोसे तो बिहार में 75,000 स्कूल चल रहे हैं। 2.25 करोड़ बच्चों को अब तक कौन पढ़ा रहा था? अब देखिए, कुछ जिसको कहते हैं कि काबुल में गधा होता है, मैं मानता हूं कि कुछ शिक्षक अयोग्य हो गए, लेकिन सारे शिक्षक अयोग्य हैं। यदि ये करना तो पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना है। और आखिर यदि सभी शिक्षक की 4 लाख शिक्षक अयोग्य हैं, ये कोई यदि कहता है, मैं इस सोच को ही विकृत सोच मानता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि 22 तारीख को कैबिनेट में और क्या कुछ हो सकता है? किन बड़े देखिए, ये तो दो जो पब्लिक कंसर्न का 2 बड़ा इशू है। एक तो राज्यकर्मियों से संबंधित है, सेवानिवृत्त कर्मियों से पेंशन की डीए जो बढ़ने वाला है, और दूसरा नियोजित शिक्षक की भी संख्या 4 लाख है, 3,68,000 है, और उनकी सेवा शर्त के बारे में उनकी नई नियमावली आ रही है। अब तो नियुक्ति है नहीं, नियुक्ति तो कोई अब नियोजित शिक्षक अंतिम हो गया। अभी जो बहाल हुए हैं, अब कोई नियोजित शिक्षक बहाल नहीं होना है। ये जैसे जैसे नियोजित शिक्षक की सब हो जाएंगे विशेष, और जैसे जैसे ये रिटायर होंगे तो ये नियोजित वर्ड भी जो विशिष्ट शिक्षक की बात हुई है, वो एक ही श्रेणी रह जाएगी अध्यापक की। तो इसलिए अब ये 2 बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। और कई विभाग जो 2 सप्ताह के बाद बैठक हो रही, तो कई विभागों के और संलेख आएंगे, लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण सचमुच इसका व्यापक प्रभाव है। एक तो कार्यरत नियोजित शिक्षक, इन पर फैसला हो सकता है। इस पर फैसला हमको लगता है कि होना ही है। अब कब होगा? यदि नवंबर में नहीं होगा तो कब होगा? बिल्कुल। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे थे। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि उन्हें क्या लगता है कि इस बार की कैबिनेट की बैठक वाकई में काफी अहम होने वाली है। मुद्दे क्या होंगे और क्या फैसला हो सकता है, इस पर भी हमने तफसील से चर्चा की है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।